प्रिय बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक जो हम अध्ययन कर रहे थे, पिछले तकरीबन 4 वीडियो में हमने कार्य की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में स्टडी किया था। अब हम ऊष्मागतिकी के कुछ नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से नियम हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रोसेसेस कंट्रोल की जाती है। तो पहला लेते हैं हम ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, जिसको कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। आप जरा स्क्रीन के डायग्राम पे फोकस करिए। लेफ्ट हैंड साइड में 3 सिलेंडर दिखाए हैं, जिसको ए, बी और सी से व्यक्त किया गया है, दर्शाया गया है। और इन तीनों के बीच के अंदर जो है एक दूसरे से एक किसी विशेष प्रकार की भित्ति के द्वारा, बाउंड्री के द्वारा ये कनेक्टेड है। दूसरी तरफ दिखाया राइट हैंड साइड में ए और सी दिखाया है, और वो भी एक विशेष प्रकार की अपनी बाउंड्री वॉल से कनेक्टेड है। अब ये नियम क्या है? शून्यवा नियम है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ताप की अवधारणा का आधार है। जो टेम्परेचर की अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसका आधार, बेसिस शून्यवा नियम ही है। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय या दो तंत्र किसी तीसरे निकाय या किसी तीसरे तंत्र के साथ तापीय साम्य में हो, तो वो एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में होंगे। कितनी सरल बात करी कि यदि कोई दो निकाय जैसे कि ए और बी किसी तीसरे निकाय जैसे कि सी के साथ तापीय साम्य में है, तो वो एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होंगे। अब इनको अगर ए और सी को साथ रखें तो भी वो तापीय साम्य में होंगे। ये मुख्य रूप से इसका नियम है। इस नियम को विस्तृत रूप में इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। कैसे? कि जब 3 अथवा अधिक निकाय या तंत्र तापीय साम्य में हो, तो पृथक पृथक रूप से कोई भी 2 निकाय भी तापीय साम्य में होंगे। इसको कैसे व्यक्त किया जा सकता है कि जब 3 या 3 से अधिक तंत्र हैं, वो तापीय साम्य में या थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से इनमें से कोई भी 2 तंत्रों को, निकायों को साथ रखेंगे तो वो भी तापीय साम्य में होंगे। तो ये हमारा पहला पेज। सेकंड पेज पे आइए। तो अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाह रहे हैं कि जब 2 निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में हो, तो ए तथा सी को साथ रखने पर वे, यानी कि ए और सी है, ये भी तापीय साम्य में होंगे। ये मूल रूप से बात हमने कहनी चाहिए थी, जो कि इस नियम से बताया जा रहा है। यह नियम क्या करता है कि यह किसी भी निकाय के ताप को परिभाषित करता है। व्हाट डज इट डू? यह नियम जो है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम किसी भी तंत्र अथवा निकाय के ताप, टेम्परेचर को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। तो कैसे करता है? तो इसके अनुसार ताप निकाय का, तंत्र का वह गुण है जो उस निकाय को उसके पास में स्थित तापीय साम्य में होने अथवा नहीं होने को निर्धारित करता है। क्या है? ताप निकाय का वह गुण है जो उस निकाय को उसके पास स्थित अन्य निकाय से तापीय साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होने अथवा नहीं होने को निर्धारित करना है। इट डिटरमाइंस whether the neighboring it is in thermal equilibrium with the neighboring systems। तो ये इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए ये ताप की व्याख्या करता है, क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करता है। तो ये जो हैं वो ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम की बात हुई। अब आप आ जाइए
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सबसे इम्पोर्टेंट नियम है ये, और बहुत ही अच्छा नियम है और खूब वाइड वैरायटी में इसको स्टडी किया जाता है, हर जगह प्रयुक्त भी होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह वाकई में 1842 में दिया गया था। इट वाज फर्स्ट गिवन इन 1842। और किसके द्वारा, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? मेयर के द्वारा दिया गया था। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो 1842 में मेयर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही है। 1842 में मेयर ने दिया था, प्रतिपादित किया था, जो क्या है? इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ये किस प्रकार से अस्तित्व में आया, क्यों आया था? तो यह नियम शाश्वत गति मशीन यानी कि परपीचुअल मोशन मशीन के निर्माण की असफलता से अस्तित्व में आया। साइंटिस्ट लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि इस प्रकार की मशीन का निर्माण किया जाए जो बिना ऊर्जा के कार्य कर सके। जब इस प्रकार की मशीन का निर्माण की असफलता हुई, तब यह नियम अस्तित्व में आया। कौन सा नियम अस्तित्व में आया? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को ही एक्चुअली ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। इसको सबसे पहले इसको 1842 में मेयर ने ही प्रतिपादित किया था। तो अतः ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, जब ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ही हैं, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को उत्पन्न अथवा नष्ट करना असंभव है। एनर्जी जो है, ऊर्जा है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, परंतु इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब नेक्स्ट पैरा में ऊर्जा रहित कार्य कर सकने वाली मशीन का निर्माण करके इस नियम को गलत सिद्ध करने के समस्त प्रयास के असफल रहने पर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को प्रकृति के मूलभूत नियम के रूप में स्वीकार किया गया। कैसे, क्यों किया गया इसको? कि ऊर्जा रहित कार्य कर सकने वाली मशीन का निर्माण करके इस नियम को गलत सिद्ध करने के प्रयास किए गए, और सारे के सारे प्रयास असफल रहने पर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को मुख्य रूप से प्रकृति के मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉ के रूप में स्वीकार किया गया, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। इस नियम को निम्न कथनों से भी व्यक्त किया जा सकता है। इसको कई प्रकार के कथनों से व्यक्त किया जाता है। किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो कई प्रकार के साइंटिस्ट ने विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट दिए थे, और उन स्टेटमेंट को के द्वारा प्रथम नियम को, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को, जिसको कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। तो कौन कौन से कथन हैं तो लेते हैं हम। पहले नंबर 1 पे प्रथम कथन, फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या है प्रथम कथन? किए गए कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में बराबर साम्य होता है। जो कार्य किया जाता है और ऊष्मा जो उत्पन्न होती है उसमें बराबर का साम्य होता है, इक्विलिब्रियम होता है। सो किए गए कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में बराबर का साम्य होता है। अर्थात जब कार्य को ऊष्मा में तथा ऊष्मा को कार्य में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक रूप से कार्य की मात्रा ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। क्या कहा कि कार्य और उत्पन्न ऊष्मा में बराबर साम्य होता है, यानी कि जब कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदला जाएगा तो यांत्रिक रूप से मैकेनिकली जो है कार्य की मात्रा ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। अर्थात W इज इक्वल टू जे क्यू। W इज इक्वल टू जे क्यू। जूल का यांत्रिक तुल्यांक है J, W वर्क है और Q इज हीट। तो इस प्रकार से इस कथन में, इसको जूल का कथन भी कहते हैं, जो W इक्वल टू J इंटू क्यू से दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कई स्टेटमेंट हैं, जिसमें से दूसरा कथन यानी सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं।
सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप अंततः परिवर्तित होते हैं। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, अंततः परिवर्तित होते हैं। अर्थात जब एक प्रकार की ऊर्जा लुप्त होती है तो उतनी ही मात्रा में दूसरी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप अंततः परिवर्तित हो, कैसे अंततः परिवर्तित होते हैं? मतलब जब एक रूप लुप्त होगा, गायब होगा, विलुप्त होगा, तो उतनी मात्रा में दूसरी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। इसको सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का व्यक्त करने का जो तीसरा स्टेटमेंट लेते हैं तो उसको कहते हैं तृतीय कथन, यानी थर्ड स्टेटमेंट। क्या है थर्ड स्टेटमेंट? किसी विलगित निकाय की ऊर्जा स्थिर होती है, यद्यपि यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की ऊर्जा है वो सदैव कांस्टेंट, स्थिर होती है, भले ही यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित हो सकती है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर है। संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स की एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है। ये स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट लीजिए। ऐसी शाश्वत गति मशीन का निर्माण करना असंभव है जो बिना ऊर्जा या ईंधन के कार्य कर सके। ये फोर्थ स्टेटमेंट। तो चतुर्थ स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो ये है कि किसी भी इस प्रकार की शाश्वत गति मशीन का निर्माण नहीं किया जा सकता जो कि बिना किसी फ्यूल के, ईंधन के कार्य कर सके। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम को पढ़ा, उसको समझा, देखा, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में भी देखा कि किसने दिया, कब दिया और क्यों देने की आवश्यकता पड़ी, और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में क्या है और इसको किन किन कथनों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे करके हमने दोनों नियम को देखा और बाकी का डेरिवेशन हम अगले उसमें करेंगे। थैंक यू। अब देखते हैं।